हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भैया? बढ़िया हो सर? बढ़िया है। तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे बायोलॉजी का, प्लांट फिजियोलॉजी। 2 चैप्टर हैं जिसमें से हम लोग आज रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस तैयार करेंगे। प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर मैं अलग से चलवाऊंगा क्योंकि वहाँ पे सारे हार्मोन्स की बात कर दी जाए तो उसमें मैं फ्लो चार्ट लेके आऊँगा, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें तुम्हें समझना पड़ेगा, हर एक चीज कॉन्सेप्ट है जो आप समझोगे, ठीक है। सॉरी। तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं काफी समझने वाले हैं, तो इस वजह से मैं इन 2 चैप्टर को अलग कर दिया हूँ। अलग करने का मतलब जितने भी समझने वाली टॉपिक है, छोटे छोटे रिवीजन के दौर पे छोटे छोटे टॉपिक उठाएंगे, जैसे क्रेब्स साइकिल, जैसे थी ग्लाइकोलाइसिस, जैसे थी पीएफ फर्स्ट, अगर फोटोसिंथेसिस में साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस, सारे उठाऊंगा आराम से, ठीक है। आराम से सारा चीज बढ़िया रिवीजन करेंगे। तो भैया एक छोटी सी कहानी पहले मैं बताऊंगा, फिर आगे स्टार्ट करूंगा। सर वो कहानी क्या है? कहानी तो बस यही है, हालांकि इसमें बहुत सारे लोग को दिक्कत भी हुई होगी। सर क्या ऐसी कहानी क्या है, मतलब दिक्कत क्या हुई होगी? मतलब कल मे बी मैं वीडियो रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए 11:30 बजे ऑन टाइम। तो 11:30 बजे रिकॉर्डिंग खत्म हुई मेरी, तो मैं गया बेड पे, ठीक है सर जय। मैं मिनिमम 5-10 मिनट मोबाइल चलाया होगा, वीडियो यूट्यूब पे देखा होगा। हाँ सर देखा होगा आपने। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैं सो गया। जस्ट 5 मिनट वेट लेटर 5 मिनट मेरे साथ क्या हो रहा है, तथत हिल रही थी। मैं बोला क्या हो गया यार, मुझे वीकनेस तो नहीं आ रहा? तो मैं सोचा लगता है यार वीकनेस आ गया लगता है। तो फिर मैं उठा, मैंने बोला इतना वीकनेस नहीं है कि मतलब मैं हिल रहा हूँ एकदम बढ़िया सा। मैं बोला हो क्या रहा है एग्जैक्टली, मुझे मालूम नहीं था। आज ट्वेट आया है, भूकंप आया हुआ है, मुझे मालूम नहीं था। रात से 3:30 मैं बोला लगता है मुझे कमजोरी आ रही। फिर मैं उठा, मैंने बोला अच्छा यार, मैंने बोला यार मुझे कमजोरी आई तो इस बेड तो क्या हुआ, बेड तो क्यों कमजोरी आई हुई है? तो फिर मैंने बोला अरे यार नीचे पंखे चलाए होंगे तो उससे कंपन की वजह से, क्या पता कभी कभी होता नहीं, पंखे चलते हैं तो छत पे कंपन होने लगती है। मुझे लगा छोटा मोटा सा कंपन है, मैं फ्रेश हो गया। फिर मुझे हिल नहीं रहा। मैं बोला भाई ये कमजोरी नहीं है, ये संकेत है, भाग लो, जितनी जल्दी भाग पाओ भाग लो, नहीं अटकने वाले हो। तो बेसिकली मैं फिर उठा, मैंने बोला अरे यार लगातार फोन आने लगे, भाई भूकंप आया भाग जाओ भाग। तो भाई मैं भी भागा। तो आई होप आप लोग भी ठीक हो गए। तो चलो अब आज रिवीजन कर। ये छोटी सी कहानी थी, तो हम लोग की लाइफ बहुत लंबी है अगर देखी जाए तो। ये छोटी छोटी कहानियों पे हंसते रहना चाहिए, खिलखिलाते रहना चाहिए, ठीक है। चलो पहला प्रोसेस हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज। ये भाई हर कोई भी जानता है। और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, इसी प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। अब जरा आप लोग बताइए, अगर आप लोग को मालूम हो तो अपने मन में बोलिए जरूर कि ये किसने दिया था? सर ये 3 लोगों ने दिया था, इम्बेडेन, मेयर और पार्नर। तो ये 3 लोगों ने दिया था, इम्बेडेन, मेयर हॉफ बोलते हैं, और पार्नर। इन पाथवे को क्या बोल सकते हैं शॉर्टली? ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे इन्हीं को बोलते हैं। 3 साइंटिस्ट ने दिया था, इम्बेडेन, मेयर, पार्नर। यहां पे क्या ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट है?
लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? सर इसका बनता है पायरोविक एसिड। आई होप आप लोग का ये सारे टॉपिक तैयार होंगे, तभी आप बता पा रहे होंगे मेरे साथ। चलो अब एक बार ग्लाइकोलाइसिस का सारा स्टेप देख लेते हैं। पहले जो हमारा सुक्रोज होता है, जो हमारा सुक्रोज होता है, ग्लूकोज में बदलता है, तो ये किस एंजाइम के थ्रू बदलता है? जरा पहले ये बताइए। सुक्रोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, लेकिन किस एंजाइम से? सर ये सुक्रेज एंजाइम की वजह से बदल जाता है सुक्रोज से ग्लूकोज में, ठीक है। और या तो इन्वर्टेज एंजाइम, या तो इन्वर्टेज ग्लूकोज में बदल जाता है। अब यही ग्लूकोज हमारी बॉडी में किस तरह एनर्जी का रूप ले आता है, जरा देखते हैं। 10 स्टेप। तो ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप रिएक्शन होती है। अब जरा देखते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमारा क्या बनता है? ग्लूकोज से हमारा क्या बनता है? सर ग्लूकोज से फॉस्फेट। ग्लूकोज से फॉस्फेट से हमारा कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से फॉस्फेट से हमारे दो, यहां पे क्या बनता है? फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 1, से फॉस्फेट, सॉरी 1, से बाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1, से बाइफॉस्फेट। ये 2 पार्ट में बंटता है। अब जरा भी एंजाइम बता रहे हैं, बता रहे हैं। ये बटता है PGAL फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट। अब PGAL से हमारा किसमें बदलता है? किसमें बदलता है? 1,3 बाय PGA, 1,3 बाय PGA। वन ट्रॉमा 3 बाय PGA किसमें कन्वर्ट होता है? 3PGA। 3PGA से किसमें कन्वर्ट होता है? 2PGA। 2PGA से किसमें कन्वर्ट होता है? 2PEP, फॉस्फोइनॉल पायरोवेट। और फिर हमारा लास्ट पायरोविक एसिड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहला फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, छठवां स्टेप, 7, 8, 9, 10। मतलब 10 स्टेप है। ग्लूकोज से फॉस्फेट होता है, इसमें कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम ऑफ हेक्सोकाइनेज।
जुलक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है आइसोमेरेज। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1 6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टो फॉस्फो आइसोमेरेज। फिर फ्रक्टोज 1 6 बाइफॉस्फेट में दो पार्ट में कन्वर्ट हुआ, एक PgAl और एक DHAP, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, यहां पे कौन सा एंजाइम लगता है? एल्डोज। अब देखो, ग्लूकोज से फॉस्फेट बनता है, यहां पे एनर्जी लेती है, मतलब यहां पे एनर्जी लेती है, देती नहीं है, यहां पे एनर्जी लेती है। ठीक है, एनर्जी लेती है, तो यहां पे ADP से कन्वर्ट होता है ATP में, पहले स्टेप में, और फोर्थ स्टेप में भी यही चीज होती है। ठीक है भाई, ठीक है सर, आपकी मर्जी। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? एनर्जी ले रही है ना, दे कहाँ रही है? सॉरी, मिस्टेक। ADP से ATP से ADP में बर्न कर रही भाई, ये यहाँ पे एनर्जी ले रही है। पहले ग्लूकोज से फॉस्फेट में जब चेंज होगी तब ये एनर्जी ले रही है, लोन ले रही है, तो ATP से ATP में कन्वर्ट हो रहा। भाई ADP तो खुद अभी उसके पास एनर्जी नहीं है, वो कहाँ देगी? ATP के पास एनर्जी होता है, ATP से ले रही है एनर्जी, तब ग्लूकोज से फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रही। मतलब यहाँ पे 8 ATP खर्च होता है और यहाँ पे भी 8 ATP खर्च होता है। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पे ग्लूकोज से फॉस्फेट में जब कन्वर्ट होता है, यहाँ पे 8 ATP लेता है और फोर्थ स्टेप पे यहाँ पे लेता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप पे लेता है। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ सर मालूम है। अब देखो, ये है एल्डिहाइड, ये है एसिड। तो जब एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे NAD+, यहाँ पे NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। अरे भाई बोल ना, अरे भाई देख लो भाई, गलत तो नहीं है भाई? नहीं सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1,3 बाइफॉस्फोजिलेसिक एसिड, मतलब यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं, और लेकिन जब यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट होता है, मतलब मेरे अपने दिमाग में सेव कर लो ये चीज, जब भी 2 फॉस्फेट से 8 फॉस्फेट पे आ जाए, मतलब बाय से मोनोफॉस्फेट, पहले बाइफॉस्फेट था, यहाँ पे देखो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरेट एसिड 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट एसिड। यहाँ पे बाय मतलब 2 फॉस्फेट है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जब आए 3 PGA, मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरेट एसिड, मतलब यहाँ पे 8 फॉस्फेट ग्रुप निकला, 8 फॉस्फेट भाई साहब किनारे हो गया, निकल गया। भाई जब भी फॉस्फेट निकलता है तो वो एनर्जी देती है, एनर्जी मिलता है हमें। तो भैया यहाँ पे हमारा ADP से ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। देख भाई एक बात सुन ले कान खोल से, जब भी फॉस्फेट निकलेगा तब हमें एनर्जी मिलेगा। अरे भाई देख यार, यहाँ पे बाइफॉस्फेट है और यहाँ पे फॉस्फेट है, मतलब यहाँ पे 8 फॉस्फेट निकला है, तो मतलब ATP मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है सर, ये बात तो आप अपने बता दिए। अब देखो यहाँ पे जहाँ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, पहले सारा नाम मालूम है ना, जुलोटोस फॉस्फेट, फ्रक्टोस फॉस्फेट, फ्रक्टोस 1 बायफॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यहाँ पे 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ये 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और ये पायरुवेट एसिड। मतलब भैया जब पीजीए से पेप में जाता है तो यहाँ पे इसी दौरान यहाँ से वाटर रिमूव होता है, मतलब जिस स्टेप में वाटर रिमूव होता है 8वें से जब 9वें वाले पीरियड में, मतलब पीरियड क्या बोला हूँ, जब 8 से 9th स्टेप में जाते हैं देन हमारा वाटर रिमूव होता है। ये चीज मालूम है भाई, ये चीज मालूम है, हाँ सर। लेकिन जब अब देखो यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, अब यहाँ पे एक फॉस्फेट और निकल रहा है, और जब भी मैंने बोला फॉस्फोरस या फॉस्फेट ग्रुप निकले जा तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा, तो भैया यहाँ पे भी एक एटीपी मिली थी कि नहीं? अरे भाई बोल ना, बोल भाई, बोल। यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में एक फॉस्फेट निकले जा तो हमें एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मतलब 7th वाले स्टेप में और 9th वाले स्टेप में हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। और पहले स्टेप में और हमारे 4th स्टेप में, मतलब 3rd स्टेप में, इन दोनों स्टेप में हमारी एनर्जी ले रही है। मतलब यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है, हमें मिल नहीं रहा था। हमें मिला कहाँ? हमें 7वें स्टेप में और 9वें स्टेप में हमें एनर्जी मिली है। मतलब 1st स्टेप 9th स्टेप में हमें एनर्जी मिली है, ठीक है। और 2 एटीपी हमें इनडायरेक्ट में मिली है, ठीक है। 2 एटीपी इनडायरेक्ट वे में मिली है, ठीक है भाई, ठीक है। और सुनो, ये सारे जितने भी जुलोट्रोज हैं ये 6 कार्बन के होते हैं, 6 कार्बन के होते हैं, ये भी 6 कार्बन के होते हैं। लेकिन ये DHAP ये भी 6 ही कार्बन के होते हैं। DHAP और PGL ये 3 कार्बन के होते हैं। मतलब भैया यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, तभी तो 1006 आएंगे। अरे भाई देख ना, मतलब एक जुलोट्रोज से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिला है, ठीक है, ठीक है। मतलब साहब 8 NAD प्लस से 8 NADH2 मिला है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, मतलब 2 NAD से हमें 2 NADH2 मिल रहा है। उसी तरह 8 ATP से, मतलब सॉरी, यहाँ पे तुम देखो 8 मॉलिक्यूल्स से 8 ATP मिला। देखो अभी तक जब तक 2 मॉलिक्यूल्स नहीं था तब तक 8 ADP से 8 ATP मिला। लेकिन जब 2 मॉलिक्यूल्स हो गया तो 2 ADP से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलेंगे कि नहीं? मतलब 2 टाइम्स ऑफ ATP मिला 7वें स्टेप पे। फिर उसके बाद यहाँ पे भी तो 2 मॉलिक्यूल्स का हुआ, मतलब 2 ADP से हमें 2 ATP मिला। मतलब टोटल हमें ATP कितना मिला? देखो टोटल ATP हमें कितना मिला, देख भाई, यहाँ पे 2 ATP, यहाँ पे 2 ATP, टोटल ATP सुनो, टोटल ATP 2 यहाँ से मिला, 2 यहाँ से मिला, ठीक है, 4 ATP मिले, टोटल ATP हमें 4 मिले। अब सर नेट गेन ATP कितना मिला? यहाँ पे नेट गेन ATP, मतलब भैया नेट गेन ATP का मतलब क्या हुआ? अरे यार 4 तो हमें मिले ही, 4 तो हमें मिले ही, लेकिन 8 ATP तो यहाँ खर्च हो गया, 8 ATP यहाँ खर्च हो गया, मतलब हमारा 4 - 2 यहाँ पे रिमूव कर दो तो हमें 2 ATP नेट गेन ATP मिले हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई भाई? ये बात समझ में आई? और कितने NADH2 मिले हैं? देखो यहाँ से 8 मॉलिक्यूल जब NADH2 था
तो यहाँ पे 8 NADH2 था, लेकिन जब दो मॉलिक्यूल से बात कर दी जाए तो हमें 2 NADH2 मिला। तो हमें 2 NADH2 मिला। NADH2 हमें कितने मिले? 2। अरे भाई देख यार, NADH2 2 मिले कि नहीं? मिल जाए भाई, मिल जाए भाई। तो सुनो, टोटल 8 ड्यूलोट्रोस से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड भी मिले। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। देख लो भाई, सब क्लियर है बढ़िया से। अब मैं एक बार रिवीजन करते हैं। ड्यूलोट्रोस से कन्वर्ट हुआ ड्यूलोट्रोस 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम ऑफ हेक्सोकाइनेज। ड्यूलोट्रोस 6 फॉस्फेट से जब हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम ऑफ आइसोमेरेज। फिर उसके बाद ड्यूलोट्रोस 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जब कन्वर्ट होता है तो आइसोमेरेज। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम लगता है। अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है, PGAL जिसे फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है बाय द एंजाइम ऑफ एल्डोज। ठीक है। अब उसके बाद PGAL कन्वर्ट होता है 1,3 बाय PGA। फिर उसके बाद 1,3 बाय PGA कन्वर्ट होता है 3PGA। अब 3PGA कन्वर्ट होता है 2PGA। अब 2PGA कन्वर्ट होता है 2PEP और 2PEP से हमारा कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड। मतलब यहाँ पे ये 6 कार्बन वाला था, 6 कार्बन, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स। तो मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाय PGA, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2PGA, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PEP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। मतलब ड्यूलोट्रोस का लास्ट प्रोडक्ट हमें 2 मॉलिक्यूल्स का मिला जो कि पायरुविक एसिड था। जिस स्टेप पे वाटर निकला तो वो है 8वें स्टेप पे। जिस स्टेप पे हमें एनर्जी मिली वो है हमें 7वें और 9वें पे डायरेक्ट हमें मिल गई। कितने NADH2 मिले? 8 से जब हमें 8 NADH2 मिला मतलब 2 मॉलिक्यूल्स से हमें 2 NADH2 मिल गए। ठीक है। तो ये ग्लाइकोलिसिस पूरा था। आपको हमें आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़िया से सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धीमा धीमा सब कुछ चलवा रहा हूं आराम से। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं ये प्रोसेस भाई। अब उसके बाद हम लोग दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे धीमा धीमा अपने आप रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा स्टेप क्या होता है? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन जरा देख लेते हैं। यहां पे क्या हुआ? हमारा ग्लूकोज से लास्ट में अभी आपने देखा ही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बन गए। अब इसमें अगर हम एक एंजाइम डाल दें पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या करता है भाई साहब? ये क्या करता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को निकाल देता है बाहर। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को बाहर निकाल देता है। देन ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 2 टाइम ऑफ एसिटल कोएंजाइम A। एसिटल कोएंजाइम A। आपसे जो पूछा जा सकता है वो एंजाइम पूछा जा सकता है। और ये लिंक रिएक्शन ऐसा घड़ी है, मतलब घड़ी कहने का मतलब ये है, लिंक रिएक्शन एक ऐसा पड़ाव है जो दोनों साइकिल को जोड़ता है। मतलब ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल को आपस में लिंक करता है। ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल को आपस में लिंक करता है, वो होता है लिंक रिएक्शन।
यहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम लगते हैं, जिससे कि 8 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट एसिड से 1 CO2 निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, मतलब 2 CO2 निकलेगा। 2 CO2 निकलने के बाद हमारा जो बनता है 2 एसिटल प्रो एंजाइम ए। ठीक है भैया, ये होता है हमारा लिंक रिएक्शन। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। ठीक है भैया। अब जरा देखते हैं एसिटाइल प्रो एंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन का होता है। ठीक है साहब, ठीक है भाई, 2 कार्बन का होता है। ठीक है, अब ये भाई साहब एंट्री करेंगे किसमें? ये एंट्री करेंगे क्रेब्स साइकिल में। चलो और देखते हैं ये कैसे भाई साहब एंट्री करते हैं। तो एसिटाइल प्रो एंजाइम ए, ये जब आता है लिंक रिएक्शन में, तो ये साथ में वाटर भी इसके साथ एंट्री करता है। वाटर भी एंट्री करता है। और जब कोई मेहमान इंटर करता है तो पहले पानी से स्वागत करते हैं, भाई पानी पी लीजिए। तो मतलब वाटर भी आता है, एंट्री करता है। और वाटर एंट्री करने के साथ साथ यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है, एक एंजाइम लगता है, जिसे बोलते हैं सिट्रेट सिंथेस। क्या होता है? सिट्रेट सिंथेस। ये एंजाइम लगता है सिट्रेट सिंथेस, यहाँ पे ये एंजाइम लगता है। तब यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है ऑर्गेलो एसिटिक एसिड, ये भी इन्वॉल्व होता है। ऑर्गेलो एसिटिक एसिड जो होता है, ऑर्गेलो एसिटिक एसिड जो होता है, ये 4 कार्बन का होता है। 4 कार्बन का ये होता है, 2 कार्बन का ये होता है। जब ये दोनों मिलते हैं, साथ में पानी भी मिलता है और साथ में सिट्रेट सिंथेस एंजाइम भी मिलता है, तो ये ऑर्गेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है सिट्रिक एसिड। और इसी को बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब उसके बाद एनसीईआरटी तो बहुत सारा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही मैं भी चलूंगा, क्योंकि भैया मैं बता तो बहुत सारा दूं, लेकिन उतना आपके लिए सफिशिएंट तो नहीं है। लेकिन ठीक है, पढ़ाई अगर आपको आता हो तो अच्छी बात है। जैसे कि सिंथेस, आइसोसिंथेस, ये सारी चीज़ आपको आती होंगी, मुझे अच्छे से मालूम है। लेकिन उतना पढ़ो जितना आपके लिए ज़रूरी हो अभी के लिए। ठीक है भैया। तो फिर उसके बाद क्या बनता है? आइसोसिट्रेट। फिर उसके बाद अल्फा कीटो, ग्लूटारिक एसिड। अरे भैया बताते रहना, गलत तो नहीं है, बताते रहना भैया, गलत तो नहीं है। सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, फिर हमारा सस्सिनिल कोएंजाइम ए। फिर सस्सिनिल कोएंजाइम में शायद एस्पिरिन में भी गलत हो सकती है, मुझे जहां तक ज्यादा चांसेस है। ठीक है, सस्सिनिल, एस्पिरिन गलत हो सकती है, मे भी मुझे पूरा चांसेस है। ये बात देख लेता हूँ भाई, एस्पिरिन नहीं गलत होनी चाहिए। देख लो भाई, देख लो, बच्चे को गलत नहीं बताना है। सस्सिनिल कोएंजाइम ए।
ये कन्वर्ट होता है सल्फोनिक एसिड। ये कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद फ्यूमेरिक एसिड, ये कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड। फिर उसके बाद मैलिक एसिड, फिर उसके बाद ऑर्गेलो एसिटिक एसिड। तो मतलब भैया एसिटाइल टू एंजाइम ए 2 कार्बन, ये ऑर्गेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन, तो मतलब सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का हुआ? 6, ये भी 6 कार्बन, ये होता है 5 कार्बन, ये होता है 4 कार्बन, ये होता है 4 कार्बन, ये भी होता है 4 कार्बन, ये भी होता है 4 कार्बन। मतलब भैया एसिटल टू एंजाइम ए जब आता है तो चलिए पानी लेके खड़े रहते हैं, भैया आइए, और उसके साथ में एंजाइम लेते हैं सिट्रेट सिंथेस। ये जब एंजाइम आता है तुरंत हमारा ऑर्गेलो एसिटिक एसिड वो कन्वर्ट हो जाता है सिट्रिक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो कि ये 6 कार्बन का होता है। इसके बाद अगर बात कर दी जाए, अगर सिट्रिक एसिड एनसीईआरटी की बात ना देखी जाए, तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड के बाद डायरेक्ट ये नहीं बनता आइसोसिट्रेट, ये नहीं बनता है, यहाँ पे आइसोसिट्रेट नहीं बनता है, ठीक है, सिस आइसोसिट्रेट बनता है, लेकिन सिस बनता है फिर आइसो आता है, डायरेक्ट आइसो नहीं बनता है, ठीक है। तो वो छोड़ो, अभी एनसीईआरटी में जितना है उतना पढ़ते हैं हम लोग ना। तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, सल्फोनिल टू एंजाइम ए, सल्फोनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑर्गेलो एसिटिक एसिड, ये 3 चीज आपको एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो आइसोसिट्रेट में बात कर दी जाए तो यहाँ पे ACO2 निकलते हैं, ACO2 यहाँ से निकलते हैं भाई, और ACO2 यहाँ से निकलते हैं। और भैया जब आप तो CO2 जब बाहर जाते हैं, रिमूव होते हैं, तो आप लोग तो एकदम बढ़िया से माहिर हो, तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अरे भाई बोल दे, डिहाइड्रोजिनेज डी कार्बोक्सिलेज, बताओ डिहाइड्रोजिनेज डी कार्बोक्सिलेज, बताओ जल्दी सर। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, उसी तरह यहां पे क्या आ जाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है साहब, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखते हैं भाई यहाँ पे उसी तरह सल्फोनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे सल्फोनेट डिहाइड्रोजिनेज, और मैलिक एसिड में जब ऑर्गेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ये एंजाइम है। अब उसके बाद यहां पे बनते क्या हैं? यहां पे क्या बनते हैं? GDP से GTP, यहाँ पे GDP से GTP में कन्वर्ट होते हैं, और यहाँ पे FAD प्लस से FADH2 में कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ पे NAD प्लस से NADH2 बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे NAD प्लस से NADH2 बनते हैं, ठीक है भैया, ठीक है भाई। अरे बोल भाई, समझ में आया? एसिटिल तो एंजाइम में यहाँ बना,
ये 2 कार्बन का था, यहाँ पे वाटर आया, एंजाइम आते और चलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन का होता है, यहाँ से कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट, फिर यहाँ पे CO2 बाहर जाता है, इस वजह से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस लगता है। यहाँ पे फिर उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड पे भी CO2 रिमूव होता है, तभी तो CO2 जब रिमूव होता है, एक बार CO2 रिमूव होता है तो ये 5 कार्बन का होता है, जब यहाँ पे CO2 रिमूव होता है तो ये 4 कार्बन का होता है। अरे भाई 5 कार्बन का होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे CO2 तो रिमूव हुआ है ना, अगर CO2 नहीं रिमूव होता तो ये 6 कार्बन से क्या 5 कार्बन पे आ पाता, नहीं आ पाता। जब 5 कार्बन से ये CO2 और रिमूव हुआ तो यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे भी अब तो CO2 तो नहीं रिमूव हुआ, CO2 नहीं रिमूव हुआ तो मतलब आ गया 4 कार्बन से 4। ठीक है, ये हमारा था क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल। जो बोल दो तुम्हारी मर्जी, जो बोल दो तुम्हारी मर्जी। और जरा एक बार देख लेते हैं क्या क्या मिला अभी इन दी लास्ट, जरा देख लेते हैं यहाँ पे कितने एक क्रेब्स साइकिल में, 1 क्रेब्स साइकिल में क्या क्या मिला देखते हैं। यहाँ पे 2 बार CO2 रिमूव हुआ, मतलब 2 CO2 मिला। CO2 कितने गए, 2। उसके बाद देखते हैं 8 ATP मिला, 1 हमें क्या मिले ATP, और क्या मिले 8 FADH2 मिला, यहाँ पे 8 हमें FADH2 मिला, और NAD प्लस जो होता है ये 3 होता है, तो यहाँ पे हमें 3 NADH2, मतलब कुल मिला के मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो यहाँ पे 8 NAD प्लस से जब NADH2 कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एक बात जान लो, 1 NADH2 जो होता है ये 3 ATP के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी तरह हमें 8 NADH2 हमें कितना मिला, 3 मिला है, 3 NADH2। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई भैया, क्या ये बात समझ में आई। 8 क्रेब्स साइकिल में 8 ATP मिला, देख रहा है 8 ATP यहाँ से मिला, 8 FADH2 मिला, 8 FADH2 मिला वो यहाँ से मिला, और 2 CO2, एक CO2 यहाँ से, एक CO2 यहाँ से, 2 CO2 मिले, और 8 NADH2 में हमें 3 मिला, 3 मिला NAD। ठीक, अब पूरे मतलब अभी तो 8 क्रेब्स साइकिल चला है मेरे भैया, और जब ये पूरे 8 चलना है, पूरी 8 साइकिल 8 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के लिए ये 6 बार चलेगी, 6 बार चलेगी। मतलब अगर मुझे पूरा 8 मॉलिक्यूल्स मतलब 8 पूरी साइकिल चलेगी, 8 पूरी साइकिल चलने में हमें इतना तो मिला है, लेकिन ये तो 8 साइकिल की है। जब पूरी मॉलिक्यूल, जब पूरा ग्लूकोज बनेगा उसके लिए 6 साइकिल चलनी जरूरी है, क्योंकि अभी 8 साइकिल पे हमें इतना सारा चीज मिला है, पूरी साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर हमें पूरी साइकिल मतलब ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मुझे 6 बार चलानी पड़ेगी। तो 6 बार चलाने के लिए मतलब क्या समझ लिए, यहाँ पे अगर मुझे 6 बार चलाना है तो हमें यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब हमें 6 ATP मिलेंगे, 12 CO2 और यहाँ पे 6 FADH2 और 18 NADH2। अरे भाई देख ना, देख ले भाई, देख ले, देख ले भाई, देख ले। क्या हुआ, अरे भाई, अरे भाई 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 बहुत बड़ी मिस्टेक हुआ। 2 बार चलती है ना, कहाँ मैं 3, सॉरी 2 बार चलती है, कहाँ मैं 6 बार बोल रहा हूँ, ये ग्लूकोज का मैं बता रहा हूँ भाई। 2 बार साइकिल चलती है, 2 बार चलने का मतलब 2 ATP, 4 CO2, 2 FADH2 और 6 NADH2, ये सही आंसर है। अरे भैया एक ग्लूकोज बनने में 2 क्रेब्स साइकिल चलती है, कहाँ मैं 6 बोला हूँ, मैं पता क्या बोला हूँ, मुझे खुद
अभी समझ में आया मैं बोल क्या रहा हूँ। दो ट्रेप साइकिल चलती है, एक इलेक्ट्रोड बनने में 2 ट्रेप साइकिल चलती है। तो मतलब 8 से 8 एटीपी मिला है, अगर 2 बार चलेगी तो 2 एटीपी मिलेगा। 8 से 2 CO2 निकला, अगर 2 बार चलेगी तो 4 CO2 निकलेंगे। 8 से 8 FADH2 मिलता है, अगर 2 बार चलेगी तो 2 FADH2 मिलेंगे। अगर 8 से 3 NADH2 मिला है तो 2 से जब 2 साइकिल चलेगी हमें 6 NADH2 मिलेंगे। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई भाई? अब भैया हम आते हैं, ये मिटा रहे हैं भाई। अब देखो ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड बना, ठीक है। ये ट्रेप साइकिल मैंने बता दिया, फ्रेगमेंटेशन बताने जा रहा हूं। ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड बन गया, ठीक है। अब यहां पे जब हम इसी दौरान NAD+ से हमें NADH2 बनता है और यहाँ पे 8 ATP निकलती है। अब देखो, अब होता क्या है जरा देखो, होता क्या है इसके साथ, अब जरा देखो। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड तो बन गए, PA लिख दे रहा हूँ। अब ये बोलता है अरे भाई मुझे लौटाओ NAD+ से। अभी स्टार्टिंग में ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या पढ़ा, वो लोन लिया मतलब 2 ATP लिया, अब उसे लौटाना भी तो है। अब कोई चीज तुम किसी से लोगे तो लौटाओगे भी, हाथ से लौटाना तो पड़ेगा। अभी बोला अरे भाई तुम मुझे दो, अरे भाई अब तुम्हारे पास ATP आ जाए, अब मुझे लौटाओ भाई, मुझे भी जरूरत है लौटाने। अब लौटाने जा रहा है तो अदर ऑक्सीजन नहीं होता, मतलब एनारोबिक कंडीशन में पायरुवेट एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। एंजाइम जो लगता है वो लगता है लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। बोला नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, अब तुमने उधार तो ले लिया मुझसे, अब देने के नाम पे तुम नौटंकी बता रहे हो, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो ये चलता क्या है, यहाँ पे जो H2 है ये ले लेता है, ये प्रोटॉन ले लेता है, ये यहाँ पे प्रोटॉन लेके लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, और ये NADH2 बदल जाता है NAD+ में। यहाँ पे जो H2 है ये बोलता नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, अरे तुम्हें जब जरूरत थी तब तुमने मुझसे एनर्जी ले लिया, लोन ले लिया, अब देने के नाम पे इतनी नौटंकी, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अब H2 भाई साहब ने बोला, यहाँ पे H2 बोला अब चाहिए मुझे, अब मेरा पैसा लौटाओ। अब भाई H2 जो लिया था वो लौटाना पड़ा, तो मतलब यहाँ पे 2 प्रोटॉन लेके ये बदल दिया लैक्टिक एसिड में बाय द एंजाइम ऑफ लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, और ये कन्वर्ट हो गया NAD+, और इसी के दौरान ATP निकल गई बाहर। ठीक है। ये किस कंडीशन में था, ये हालांकि तुम्हें मालूम चलेगा जब तुम वो चैप्टर पढ़ोगे मसल्स वाले चैप्टर में। लैक्टिक एसिड तब मिलता है जब हम सभी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि अभी हम इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, हमारे पैर में फटिकनेस आने लगता है, दर्द होने लगता है। दर्द होने का मतलब लैक्टिक एसिड बनने लगती है। एक्सरसाइज के दौरान जब हम लोग तेज भागते हैं, जब हम लोग को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब डायलेशन होने लगता है। डायलेशन का मतलब ये है कि जब हम लोग के पास एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा तेज रिलीज होने लगता है, उस वक्त जैसे कोई डर उस वक्त भी लैक्टिक एसिड, तब कोई एक्सरसाइज करते हैं तब लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें बनने लगती हैं तब, ठीक है, बाय द एंजाइम ऑफ लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। इसका मतलब जितना ऑक्सीजन जरूरत होता है उतना नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन की कमी होना, इसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है। ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज में मिलता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज करते वक्त ये बन जाता है, ठीक है। और अगर वहीं पे एरोबिक कंडीशन हो जा तो ये किसमें बदल जाएगा भैया, अगर एरोबिक कंडीशन मिल जाए तो ये बन जाएगा जो तुम लोग का बहुत प्यारा है,
एथेनॉल में। यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एथेनॉल में, ठीक है। पायरुविक एसिड एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। जो चीज आप इससे बात सुनो, अगर ये जो क्या नाम है, अगर ये मोर देन 13% हो जाए तो ये क्या होता है, पॉइजनस। क्योंकि भैया अल्कोहल जो होता है, जो दारू होता है, जो बियर होता है, जो रम होता है, इनकी भी एक सीमा होती है। अगर उस सीमा से पार करते हैं, सर सीमा कौन है, सीमा बताइए, नहीं वो नहीं, वहां मत जाओ, यहाँ पे रहो, मतलब उसकी भी एक लिमिट है। अगर उस लिमिट से क्रॉस कर दी जाए तो वो जो भी अल्कोहल हो जाए वो पॉइजनस हो जाएगा। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि मोर देन 13% अगर सोल्यूबल हो जाए देन हमारा जो एथेनॉल हो जाए वो पॉइजनस हो जाए। सर इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। अरे भाई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी छोड़ो। इसे ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन की जरूरत पड़ती है। तो डिस्टिलेशन करवाना पड़ता है, डिस्टिलेशन की जरूरत पड़ती है। डिस्टिलेशन में कौन कौन आ जाता है, डिस्टिलेशन में कौन आ जाता है, और विदाउट डिस्टिलेशन मतलब 13% से कम रहेगा तो ये सारे कौन से हैं, अगर लेस देन 13% है, लेस देन 13% है, तब इन्हें डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये विदाउट डिस्टिलेशन का, अगर 13% से कम है तब ये इन्हें डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं है। और इनमें दो आते हैं, एक बियर आता है और एक वाइन आता है, बियर आता है, वाइन आता है। बाकी इसके बाद जितने भी अल्कोहल आते हैं वो सारे डिस्टिलेशन आता है, रम हो जाए, विस्की हो जाए, ये सारे जितने भी हैं सारे डिस्टिलेशन से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्मेंटेशन बता दिया, ठीक है, और लिंच रिएक्शन बता दिया, रेप साइकिल बता दिया और ग्लाइकोलाइसिस बता दिया, ठीक है। अब चलो भैया थोड़ा सा ETS के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। देखो बातों बातों में हमने एक चैप्टर पूरा करने को हो जाए, रेस्पिरेशन देख लो, ये चारों प्रोसेस पढ़ लिए, ग्लाइकोलाइसिस, लिंच रिएक्शन, रेप साइकिल, ये बातों बातों में हमने खत्म कर लिया। ऐसे चैप्टर खत्म होते हैं भैया, ऐसे कोई इतना ज्यादा भारी नहीं होता है। अब आते हैं ETS। ETS का नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जरा मुझे मिल जाए बदल में, भाई साहब पढ़े हुए थे, इन्हें भी, इनका भी उपयोग करना है। ठीक है, ETS की बात कर दी जाए तो भाई ETS में बहुत सारे दिक्कत होते हैं और ETS पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो बताओ ये इनर मेम्ब्रेन होते हैं कि इनर मैट्रिक्स मेम्ब्रेन होते हैं, बताओ जल्दी। इनर मेम्ब्रेन होते हैं कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बताओ भैया। ये मैट्रिक्स होता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होते हैं, और ये क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। तो ये छोटी छोटी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं जरा वो उसकी बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, एक बढ़िया सा मार्कर मिल जाए
मजा आ जाए। ये देखो बढ़िया सा बन जाओ भाई, बन जाओ बन जाओ। बन तो गया अभी तक, पहला कॉम्प्लेक्स बना। दूसरा कॉम्प्लेक्स बना। 1 मिनट, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तीसरा, चौथा, पांचवा। इनमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। मास्टर भाई कहाँ चले जाते हो? 5 कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, हंसते छुसते बढ़िया से 5 कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। चलो भैया इससे समझते हैं बढ़िया से। तो ये कॉम्प्लेक्स 1 होता है, यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये C1 है, ये C3 है, ये C2 है, ये C4 है और ये C5 है। C मतलब कॉम्प्लेक्स है भाई, यहाँ पे कुछ और मत समझ लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। इनर मेम्ब्रेन है भाई, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है? अब देखो होता क्या है सर, होता क्या है जरा बताइए। यहाँ पे NADH2 आता है, ये इन्हें भैया प्रोटॉन मिल जाता है, तो ये बोलते हैं ऐसा है कि अब मुझे एनर्जी बनाना है। अब जो NADH2 है इसे मुझे ATP में कन्वर्ट करना है, तो ये भैया NAD+ में बदल जाएंगे, NAD+ में बदल जाएंगे और प्लस 2 प्रोटॉन छोड़ेंगे, 2 प्रोटॉन छोड़ेंगे और ये बदल जाएंगे NAD+। अब हमें एनर्जी किस में होती है? ATP, हमें जो एनर्जी चाहिए वो इसमें भरी पड़ी है, जो एनर्जी चाहिए वो इसमें भरी पड़ी है। यहाँ पे भैया 2 लोग बैठे रहते हैं, जरा उनका नाम ले दिया जाए तो यहाँ पे यमन बैठे रहते हैं और FES बैठे। अब इनका काम क्या होता है? इन 2 प्रोटॉन को ले आना, पकड़ से ले आए, बोले भाई इसमें तो एनर्जी है, तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम आओ यार, तुम आओ, तुम्हें तो चाहिए ही, तुम्हारे लिए तो सारा काम हो रहा है, ETS जो चल रहा है वो इन्हीं के लिए चला है। अब ये भाई पकड़ते हुए ले आए, ये भाई दे दिए यूबीक्विनोन को। यहाँ पे यूबीक्विनोन बैठा होता, इन भाई साहब को पकड़ा दिए, बोले ऐसा है भाई कि क्या नाम है, पहले ये डायरेक्ट ऐसे नहीं देते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले ये आयरन सल्फर तो देते हैं, फिर ये आयरन सल्फर इन भाई साहब को पकड़ाता है यूबीक्विनोन। हालांकि आज तो नहीं हो पाएगा फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाऊंगा उसमें और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन वहां पे ये सारी चीजें यूज होती हैं। अब भैया उसी तरह जैसे भैया यहाँ पे पकड़ के आए, अब ये सेकंड वाला क्या करता है, ये थर्ड वाला है, थोड़ी ध्यान से NCERT, थर्ड वाला ऊपर बनाइए, सेकंड वाला नीचे बनाइए। अब इसके साथ क्या होता है जरा देखते हैं। एकदम हंसते हुए खिलखिलाते हुए FADH2 आया, अरे बोला अरे भाई तुम एनर्जी लेके कहाँ बैठे हो, मुझे एनर्जी चाहिए, तुम तुरंत निकलो। तो ये बदल गया H+ में और प्लस FAD+। बोला मुझे एनर्जी चाहिए, और एनर्जी H+ मतलब प्रोटॉन में होता है, तो ये यहाँ पे FAD साहब बैठे होते हैं और यहाँ पे आयरन सल्फर बैठा होता है। बोला ऐसा है,
कि क्या नाम है FAD। अब FAD तो क्या मिलता है, हिंट कि भाई इसमें एनर्जी है, इसे पकड़ के जल्दी ले आओ। ये भाई ले आए, ये ले आए भाई साहब। इन्होंने किसे दे दिया है, आयरन सल्फर को, आयरन सल्फर तो पकड़ा दिए। अब ये आयरन सल्फर क्या किया भाई साहब, तो पकड़ा दिया, भाई साहब तो पकड़ा दिया, आयरन सल्फर ने भाई साहब तो पकड़ा दिया। तो भैया ये यहाँ पकड़ा देते हैं, यहाँ पे 3 लोड बैठे होते हैं, तो ये यूबीक्विनोन तो यहाँ पे पकड़ा देते हैं। तो यूबीक्विनोन तो जब पकड़ा देते हैं, यहाँ पे 2 प्रोटॉन जब पकड़ा देते हैं, तो ये यूबीक्विनोन जो होता है वो बदल जाता है, मास्टर भैया एक मिनट अपना, हाँ ये बदल जाता है UQH2 में बदल जाता है। उसी तरह भाई साहब भी बदल जाते हैं UQH। अब यहाँ पे बैठा होता साइटोक्रोम B, उसके बाद आयरन सल्फर बैठे होते हैं, और यहाँ पे साइटोक्रोम C1 बैठा होता, सॉरी। तो यूबीक्विनोन H2 इसे दे देता है, ये भाई इन्हें दे देते हैं, ये इन्हें दे देता है। उसी तरह ये भी साइटोक्रोम B तो दे देता है, ये आयरन सल्फेट तो दे देता है, और ये साइटोक्रोम C1। ये क्या करता है, ये इन दोनों मतलब UbH2 इन दोनों प्रोटॉन को भेज देता है साइटोक्रोम नंबर 4 में। देख लो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, पहले NADH2 आया, यहाँ पे 2 प्रोटॉन आया, यहाँ पे FMN का काम क्या था, 2 प्रोटॉन तो ले आए, 2 प्रोटॉन तो ले आते आयरन सल्फेट तो दिए, आयरन सल्फेट यूबीक्विनोन तो दिया, यूबीक्विनोन UQH2 में बदल दिया, ये दे दिया साइटोक्रोम B, तो साइटोक्रोम B आयरन सल्फेट तो दे दिया, और आयरन सल्फेट साइटोक्रोम C1 तो दे दिया। ये तो पहले की कहानी थी। अब भैया FADH2 आए, ये भी प्रोटॉन दिए, यहाँ ये FAD वाला इंसान जाते इस प्रोटॉन को पकड़ के ले आया और आयरन सल्फेट तो दे दिया, आयरन सल्फेट भी यूबीक्विनोन तो दे दिया, यूबीक्विनोन कन्वर्ट हो गया UQH2। अब ये दोनों जब मिल जाए तो यहाँ पे UQH4 बन गए कि नहीं, अरे भाई देख ना, यहाँ पे H2, यहाँ पे भी H2, अरे भाई जब 2 प्रोटॉन मिलेंगे UQH4 बनेगा कि नहीं, हाँ सर बनेगा। और यहाँ पे इसके पास इधर से 4 प्रोटॉन बाहर आ जाते हैं, 4H+ बाहर आ जाते हैं, मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन बाहर आ जाते हैं भाई, 4 प्रोटॉन बाहर आ जाते हैं भाई, ठीक है। तो भैया अब ये 4th कॉम्प्लेक्स पे आ जाते हैं, लेकिन आने के लिए भाई कोई सवारी तो होना चाहिए, तो उस सवारी का नाम होता है साइटोक्रोम C, उस सवारी का नाम होता है साइटोक्रोम C। ये होता है मोबाइल, ये इस पे जितने भी मतलब यूबीक्विनोन H2 हैं वो इन्हें दे दिया साइटोक्रोम C2। अब ये भैया टेम्पू है, 4 व्हीलर है, ओला है, तो अब ये क्या करता है, ओला बोलता है भाई ऐसा है कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूंगा, यहाँ पे छोड़ दूंगा। ये साइटोक्रोम छोड़ देता है इस 4th वाले कॉम्प्लेक्स पे, 4th वाले कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पे बैठा होता है टॉपर फर्स्ट, और यहाँ पे बैठा होता है टॉपर फोर्थ बैठा होता है। अब भैया इन्हें दे देते हैं, उस वक्त उसी दौरान यहाँ पे भी 4th प्रोटॉन बाहर आ जाता है, मतलब इनर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन यहाँ पे आ रहे हैं, लगातार 4th प्रोटॉन आ रहे हैं। अब ये भाई साहब टॉपर 1 टॉपर 4 तो दे दिए, तो उसी वक्त ये भाई साहब यहाँ पे आ जाए, टॉन आ गया भाई, यहाँ पे टॉन आ गया, यहाँ पे 2 प्रोटॉन यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे टोटल 4 प्रोटॉन आए थे, लेकिन 2 प्रोटॉन यहाँ पे आ जाए, और उसी दौरान 2 प्रोटॉन भाई साहब यहाँ पे पहुंच जाए, इनर मेम्ब्रेन पे यहाँ पे 2 प्रोटॉन पहुंच जाए, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन पहुंच जाए। उसी दौरान हाफ O2 आया, और हाफ O2 आने के तुरंत बाद यहाँ पे ये
H2 में बदल गया। और भैया इसी तो बोलते हैं ऑक्सीडेटिव, मतलब ऑक्सीजन के आने से तुरंत ये वाटर में चेंज हो गया। वाटर में मतलब ये तुरंत वाटर में कन्वर्ट हो गया, उसी वक्त यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। प्रोटॉन मतलब यहाँ पे एक प्रोटॉन बना, यहाँ पे इतने सारे प्रोटॉन आ गए, यहाँ पे इतने, मतलब इनर मेम्ब्रेन स्पेस में इतना प्रोटॉन आ गया, यहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कर गए। यहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। और प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रुको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है CF0 और यहाँ पे CF1 होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट ज्यादा डेवलप हो गया, और उसकी वजह से यहाँ से सब लोग हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहेंगे। तो यहाँ से अब सारे प्रोटॉन चले जा रहे हैं। तो प्रोटॉन जा तो रहे हैं, लेकिन बोला भाई तेरे अंदर बहुत एनर्जी है, तुझे ऐसे जाने नहीं दूंगा, तो भाई जितनी भी तेरे पास जो एनर्जी है वो मुझे दे दे। तो ये तुरंत सारी एनर्जी दे देता है। तो यहाँ पे ADP और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये बदल जाता है ATP में। इसी तरह हमें मिल जाता है एनर्जी। मतलब जिस तरह यहाँ पे वाटर बदलता जाता है उस तरह मुझे ATP मिलती जाती है। इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव, मतलब ऑक्सीजन के आने की वजह से ये बोला जाता है ऑक्सीडेटिव